तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को। दोस्तों ये वीडियो बीए प्रोग्राम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस जितने भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ऑनर्स वाले हो या फिर इंग्लिश ऑनर्स वाले हो, उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस आधे घंटे की वीडियो के अंदर दोस्तों हमने पूरी बुक को कंप्लीट करा है और इस बात की गारंटी है कि आपका जो पेपर होने वाला है इस सब्जेक्ट का, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, संविधान का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत संविधान के इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। दोस्तों जुलाई 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जनता के द्वारा चुनाव करा गया और 9 दिसंबर 1946 में यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग जो है रखी गई। 166 बैठकें करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। यानी कि पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 और संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि आपको पता ही है कि उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू करा गया और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है लगे थे। दोस्तों हमारा संविधान वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हमारे संविधान को लिविंग टेक्स्ट यानी जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। लिविंग इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारा संविधान खुद को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेता है। जब हम बोलते हैं कि हमारा संविधान अपने आप को ढाल लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और इन्हीं चेंजेस को पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर अमेंडमेंट्स कहा जाता है। दोस्तों अमेंडमेंट्स के द्वारा बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान के अंदर करे गए हैं और अगर आप 2021 तक के डाटा को देखते हो तो उसके हिसाब से हमारे संविधान में अभी तक 105 अमेंडमेंट्स जो है हो चुके हैं। दोस्तों अमेंडमेंट्स करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे को पूरा संविधान बदलने का अधिकार है, क्योंकि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप कभी नहीं बदल सकते। यानी कि संविधान का जो फंडामेंटल फॉर्म होती है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और हमारा संविधान दोस्तों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी को गवर्न भी करता है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, संविधान की डेफिनेशन को देखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट लेज फॉर द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर हाउ द नेशन विल बी गवर्नड। यानी कि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिसाइड करता है कि हमारा नेशन कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। एक कानूनी दस्तावेज है जो राष्ट्र को कैसे शासित किया जाएगा इसके लिए दिशा निर्देशों का एक सेट इसके अंदर होता है। Now let's talk about some salient features of Indian Constitution। तो अब हम अपने संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है हमारे संविधान का प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। दोस्तों प्रियम्बल में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा गया है जो कि भारत की जनता के अधिकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप एंड सेकुलर जैसे वर्ड्स को मेंशन किया गया है। दोस्तों सेकंड फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया टू हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दैट वी हैव अ लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फीचर एंड दैट्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारा देश लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते थे जो गवर्नमेंटल सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को टच करता हो। जहां तक एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 7 आर्टिकल्स वाला शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना हैज ओनली 138 आर्टिकल्स एंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 11 पार्ट्स एंड 147 सेक्शन। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और
नोट करने वाली बात तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी अमेंडमेंट के द्वारा और ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। तो संविधान के बड़े होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा विविधता है, तो उन सबको सही से मैनेज करने के लिए, सही से संभालने के लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया है। नेक्स्ट फीचर है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यहाँ इंडियन पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर में रहकर काम करना होता है। नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे। मौलिक अधिकारों को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, और अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों जो है जा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 15 तक 7 फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों दिए गए हैं, और इसके अंदर है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लेकिन दोस्तों 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया, और केशव नंदा भारती केस के बाद तो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी अब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स हो ही नहीं सकता। एंड नाउ द नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के चैप्टर 4 में इनको रखा गया है, और फंडामेंटल राइट्स जैसे एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गरीबों के लिए यानी पुअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि कोर्ट के द्वारा ये इनफोर्सेबल नहीं होते, यानी कि अगर कोई डीपीएसपीस को लागू नहीं करता है तो हम उसको कोर्ट के अंदर जो है उसको अपील नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य। अगर संविधान ने हमारे को इतनी सारी चीजें दी है तो हमारे कर्तव्य भी बहुत सारे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है। मौलिक कर्तव्य थे वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपॉइंट करी थी एक कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वर्ण सिंह, और उन्होंने इसकी रिपोर्ट निकाली। तो उन्होंने हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था चैप्टर 4 के अंदर। तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, फेडरल रिपब्लिक यानी संघीय गणराज्य। दोस्तों ये फेडरल सिस्टम कनाडा से बोरोड किया गया है। दोस्तों फेडरल सिस्टम में जो पावर ऑफ डिवीजन है वो 2 सरकारों यानी केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। संविधान के 7th शेड्यूल में पावर को 3 लिस्ट बनाकर डिवाइड भी किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को केंद्र सूची कहा जाता है, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहा जाता है। सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिसकी पावर सेंटर के पास होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जिनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोस्तों वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, हमारे देश के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करा गया था। तो इसी को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर को रखा है, यानी कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर फोकस किया है। यानी उन्होंने केंद्र को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेन चीज़ें जैसे रेलवे, मिलिट्री, फॉरेन रिलेशन और यहाँ तक कि आईएएस एंड आईपीएस के एग्जाम्स को सेंट्रल लिस्ट के अंदर रखा है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी पावर होती है। कुछ विशेष सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लगा सकती है, और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है दोस्तों तो सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की खत्म हो जाती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो ये चीज भी हमारे को बता रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है अगर हम कंपेयर करते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट से। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग भी अपॉइंट करा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज को बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों
नीति आयोग टेक केयर्स ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस आल्सो। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ लॉ। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है कि देश में सबसे बड़ा लॉ यानी कानून होता है और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रधानमंत्री हो या कितनी ही बड़ी अथॉरिटी हो, सबसे ऊपर हमेशा कानून रहेगा और इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। ये चीज दोस्तों फ्रेंच के एक फ्रेज ली प्रिंसिपल दी ला लीजलाइट से ड्राइव्ड हुई है और दोस्तों इस रूल ऑफ लॉ और इस द प्रिंसिपल दी ला लीजलाइट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी किया है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड एक्सेप्टेड थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। ये थ्योरी उनकी बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से फेमस हुई थी। दोस्तों थ्योरी में यह कहा गया था कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रेदर देन मैन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर रेदर देन मैन, यानी कि किसी एक इंसान की बजाय वो लॉ ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चलना चाहिए। और उन्होंने इसके 3 मेजर पिलर भी जो है बताए थे। पहला पिलर है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा हमेशा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा पिलर है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर किसी के लिए सेम लॉ होना चाहिए, नो मैटर ऑफ देयर रैंक एंड पोजीशन। उनकी रैंक और पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हर किसी के लिए सेम लॉ सेम कानून होगा, चाहे वो किसी सरकारी कर्मचारी का प्रधानमंत्री हो और उससे लेकर के कोई छोटा कर्मचारी यानी कांस्टेबल हो, अगर उसने कोई इलीगल काम करा है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल सिटीजन्स को मिलेगी, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगला हमारा थर्ड जो है पिलर है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट डाइसी। तो डाइसी का कहना था दोस्तों कि अगर सिर्फ रूल बना देंगे तो वह फॉलो नहीं होंगे, इसलिए हमें एक इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, लाइक हमें इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनानी पड़ेगी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ में मदद करेगी। तो इस तरीके से ये 3 पिलर खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर, तो दोस्तों सेपरेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेट करना या डिवीजन करना, यानी आप इसे डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। यहाँ पर पावर को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। पहला है लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून को बनाना, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है उस कानून को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट में जुडिशरी का काम होता है अगर कोई कानून को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट देना। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर करा गया है। दोस्तों यूएसए में ये डिवीजन बहुत ज़्यादा रिजिड है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा जाता। अब हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों इसका मात्र एक ऑब्जेक्टिव है, वो है आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना, यानी कि जब हम पावर किसी एक इंसान के या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में दे देते हैं तो वो उस पावर का मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है, यानी कि वो आर्बिट्रेरीनेस को ला सकता है। तो इसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है कि आर्बिट्रेरीनेस को खत्म करना है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट की। तो सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों अरिस्टोटल के द्वारा ओरिजिनेट करा गया था और ये 4th सेंचुरी BCE के अंदर ओरिजिनेट करा गया, लेकिन बाद में लॉकी ने क्या करा, इसको और ज़्यादा डेवलप किया और बाद में मॉन्टेस्क्यू ने इसको प्रोपाउंड करा और उनकी जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करा गया था। दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 चीज़ जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के, अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है तो बाकी के 2 जो है उसके ऊपर बैलेंस या उसको चेक जो है कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर खत्म होता है।
तो अब हम बात करते हैं सोवरेंटी की, जिसको संप्रभुता कहा जाता है। दोस्तों सोवरेंटी का मतलब होता है कि हम लोग यानी देश की जनता देश को गवर्न करती है। इसीलिए प्रियम्बल की पहली लाइन में ही कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट स्ट्रिक्टली मेक्स इट क्लियर दैट पीपल आर सुप्रीम। जो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि पीपल जो है इंडिया के वो सुप्रीम है, यानी कि देश की जनता के पास सबसे ज़्यादा पावर है और हमारे देश की जनता ही हमारे देश यानी इंडिया को गवर्न करती है। दोस्तों सोवरेन का मतलब यह भी होता है कि इंडिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर दबाव नहीं डाल सकता कि हमें क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है, और इंडिया के पास खुद का लेजिस्लेचर है जो लॉ मेकिंग का काम करता है। तो सोवरेंटी दोस्तों इतना ही था। अब स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म को। तो सोशलिज्म यह टर्म 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था। सोशलिज्म दोस्तों यानी समाजवाद। सोशलिज्म टर्म को अगर हम देखें तो ये वैग्यू एंड कंट्रोवर्शियल है। सोशलिज्म का क्योंकि मतलब होता है जहां कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, जहां पर सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखो तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें प्राइवेट भी हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सोशलिज्म जो टर्म है ये कंट्रोवर्शियल है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इंडिया ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो सोशलिज्म जो है इस तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही इंडिया को डेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। दोस्तों हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के लोगों का भारत की पॉलिटिकल पावर में शेयर है, जिसको वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को यूज किया है। एंड आल्सो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों इस तरीके से 1952 से अभी तक इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन करते हुए आ रही है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं अपने लास्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभव की। दोस्तों सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और इंडिया ने सेक्युलरिज्म को स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है। हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से। ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया को धर्म के आधार पर दो देशों में डिवाइड करा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एन इस्लामिक स्टेट, बट इंडिया ने खुद को सेक्युलर कंट्री ही डिक्लेयर किया। इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। लेकिन इंडिया को प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म का यूज नहीं किया गया था, इसीलिए इंडिया के प्रियम्बल में सेक्युलर टर्म को ऐड करने के लिए 42nd अमेंडमेंट किया गया। दोस्तों इंडिया में हर व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फंडामेंटल राइट्स का दर्जा भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की सेकेंड यूनिट को, जिसमें हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अपनी पूरी यूनिट को खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जस्टिस के बारे में। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर जस्टिस वर्ड को 3 बार यूज करा गया है ताकि अच्छे तरीके से सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गारंटी को दिया जा सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गारंटी या जस्टिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों समाज में कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, यानी जितना भी भेदभाव है समाज के अंदर उसको खत्म करना ही सोशल जस्टिस कहलाता है। और इसके लिए दोस्तों कई सारे कदम उठाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में और SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1995 का। तो इन सब को चीज़ों को दोस्तों इसलिए लाया गया है ताकि समाज के अंदर सारे भेदभाव को
खत्म किया जा सके। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों को कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। तो दोस्तों, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है मार्केट प्लेस में इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल एफर्ट। मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर साथ ही साथ इसमें वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, यानी कि जो भी वेल्थ है, जो संपदा है, उसको सोसाइटी के अंदर फेयरली क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस का। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि इंडिया के लोगों का फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि इलेक्शंस वगैरह के अंदर इंडिया के पीपल्स का बिल्कुल फ्री एंड फेयर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसी को पॉलिटिकल जस्टिस कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी जिसको आप कहते हो, उसको लाया गया था, जो आर्टिकल 326 के अंदर रखा गया है, ताकि हमारे देश के अंदर सभी लोगों को वन वोट का राइट हो, चाहे उनका रिलीजन कोई सा भी हो, कास्ट कोई सी भी हो, कोई सी वो लैंग्वेज बोलते हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो, सारे लोगों के पास वन वोट का राइट होना चाहिए। इसी का मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस को समझ लिया है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज, जो है लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो स्टार्ट करते हैं लिबर्टी को। दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के द्वारा हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, और हम कोई भी ग्रुप, यूनियन या एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। और दोस्तों, हम थ्रू आउट द कंट्री, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, साथ ही साथ हम कोई प्रोफेशन और ट्रेड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो डिफाइंड इन क्लॉजेस 2 to 6 अंडर आर्टिकल 19। इसमें बताया गया है कि डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे पॉइंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 21 हमारे को राइट टू लाइफ देता है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए हमारे को राइट टू एजुकेशन देता है, जिसके अंदर बताया गया है कि एजुकेशन इज कंपल्सरी टू ऑल बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दोस्तों, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ आर्टिकल 23 प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फोर्स लेबर और दूसरी तरफ आर्टिकल 24 प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। और दोस्तों, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी गई है, यानी कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशंस ऑफ लॉज की। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, और आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशंस ऑफ लॉज की बात की गई है। दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है किसी भी पर्सन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सब लोग कानून के सामने बराबर है। यानी कि अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी या कोई प्रधानमंत्री कोई गलत काम, कोई इलीगल काम कर देता है, तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी कि एक नॉर्मल सिटीजन को मिलती है। यानी कि कानून के सामने सारे लोग जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। यही मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कई बार चेंजेस भी होते हैं। मतलब इट आल्सो परमिट्स डिफरेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, वुमेन्स को मेंस के बराबर ज्यादा फेवर किया जाता है ड्यूरिंग इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, क्योंकि पास्ट में उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेटर्निटी। दोस्तों, फ्रेटर्निटी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि अगर किसी एक कंट्री के अंदर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, और फिर भी वो कंट्री अपने देश के अंदर यूनिटी को बढ़ाना चाहती है, तो उस कंट्री को फ्रेटर्निटी या ब्रदरली स्पिरिट को फॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि जब
जब कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, एक ब्रदरली स्पिरिट बढ़ेगी, तभी वो सारे मिलके रह सकते हैं और कंट्री की जो यूनिटी है वो बरकरार रह सकती है। एंड दोस्तों, एंड इट आल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट अ पर्सन्स डिग्निटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड नेशनल यूनिटी। और साथ साथ हमें यूनिटी को बनाए रखने के लिए माइनॉरिटीज के राइट्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। इसीलिए आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है फॉर्म किया गया है, जो कि डील करता है माइनॉरिटीज के लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हमारी बुक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमें ड्यूटीज को समझने से पहले एंशिएंट इंडिया का सिनेरियो समझना पड़ेगा, और इसीलिए फर्स्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया के बारे में दिया गया है, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। दोस्तों, धर्मा, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस भी कहते हैं, धर्मा को पुरुषार्थास में सुप्रीम माना गया है। दोस्तों, धर्मा इन इंडियन ट्रेडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। वेस्ट में धर्मा को रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इंडिया में धर्म का मतलब कर्तव्यों या हमारी मोरल ड्यूटीज से होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पढ़ाई करना विद्यार्थियों का धर्म है और लड़ाई करना क्षत्रियों का धर्म है, पिता का सेवा करना पुत्र का धर्म है। यानी कि धर्म का मतलब है कर्तव्य या ड्यूटीज। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिलीजन शब्द जो वेस्ट से निकला है उसका मतलब क्या होता है। तो रिलीजन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड रेलिगर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू कनेक्ट, यानी कनेक्ट करना। तो इस सेंस में रिलीजन एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन को गॉड से कनेक्ट करती है। ऑन द अदर हैंड, भारत में धर्म शब्द संस्कृत के द्र से आया है, जिसके कई सारे मीनिंग्स है। इसका एक मीनिंग है ट्रूथ, यानी कि सच, यानी धर्म का मतलब है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर आगे चलकर दोस्तों धर्म के अलग अलग अर्थ जो है वो निकलते रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला था सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का मतलब था सम जनरल रूल्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर लाइक ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग। सामान्य धर्म का मतलब था कि जो जनरल रूल्स होते हैं, जैसे कि सच बोलना या अहिंसा को फॉलो करना, चोरी चकारी ना करना, उसको बोला गया सामान्य धर्म। दूसरा था राज धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ द किंग। तीसरा स्त्री धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ वुमेन। वर्ण धर्म, यानी ड्यूटीज ऑफ वर्ना। जैसे आपको पता होगा 4 वर्ण हुआ करते थे, तो अलग अलग वर्ण की अलग अलग ड्यूटीज के अंदर बताई गई। दाम्पत्य धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अपट धर्म, यानी कि ड्यूटीज ऑफ ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड, यानी कि जब क्राइसिस आती है या इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है। और लास्ट है आश्रम धर्म, यानी कि ड्यूटीज इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेज होते हैं तो उस टाइम पर हमारी क्या ड्यूटीज होती है वो इसके अंदर बताए गए। तो इस तरीके से दोस्तों एंशिएंट इंडिया के अंदर ड्यूटीज मतलब होता था धर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगाया गया था, और इस आपातकाल में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक मेजर चेंज था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना। यानी कि आपातकाल में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। दोस्तों हर राइट के साथ आपको एक ड्यूटी जो है वो दी जाती है, यानी आपके पास जब भी कोई एक अधिकार आता है तो उस अधिकार के साथ आपको एक कर्तव्य या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आती है। जैसे अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है तो आपकी यह ड्यूटी है कि आप दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी रिस्पेक्ट करें और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। तो दोस्तों आपातकाल के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज डिक्लेयर करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4A को ऐड किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में था। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक आर्टिकल 51A से बना है। इस आर्टिकल में
11 फंडामेंटल ड्यूटीज मौजूद हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक करके समझते हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिया के हर सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सराहना करना और रिस्पेक्ट करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा, देश की सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। चौथा, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा और सेवा करना। पांचवा, भारत के सभी नागरिकों को भाईचारे, प्यार और समानता की भावना के साथ सभी सामाजिक वर्गों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छठा, सामाजिक संस्कृति यानी सोशल कल्चर और अपने रिच हेरिटेज को बचाकर रखना चाहिए। सातवां है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। आठवां है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज गेन करने की भावना का विकास करना। नौवां, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। 10वां है हमें इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े। और लास्ट 11वां है हर पेरेंट्स को अपने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल करवानी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अंदर हम समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का लीगल स्टेटस क्या होता है। तो पहला स्टेटस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन इन्फोर्सिएबल है, यानी कि आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। दूसरा स्टेटस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो इन ड्यूटीज को डायरेक्ट इन्फोर्समेंट करे, यानी कि हमारे संविधान में ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और आखिरी स्टेटस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हम जबरदस्ती जो है इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। वो मर्जी होती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करना चाहती है या नहीं करना चाहती। दोस्तों आगे चलकर जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें पब्लिक को फंडामेंटल ड्यूटीज सिखानी चाहिए, तो उसने 1998 में एक नोटिस निकाला कि गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्लानिंग करे। और इसीलिए दोस्तों JS वर्मा कमेटी बनाई गई, जिसको वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन 1999 कहा जाता है। दोस्तों इस कमेटी का मकसद था अवेयरनेस को फैलाना, ताकि कि लोग जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है मान। बाद में दोस्तों ऐसे एक्ट्स बनाए गए जिनमें ड्यूटीज भी शामिल हो जाए, जिनमें सबसे पहला एक्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में कहा गया कि अगर इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर करप्ट पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा एक्ट था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1967। इसमें कहा गया कि सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाएगा अगर वो सोसाइटी की पीस को भंग करती है या उसे अनस्टेबल करती है। तीसरा एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। इसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने वालों को पनिशमेंट दी जाएगी। चौथा एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें कहा गया कि एनिमल्स को हार्म करना या उनकी ट्रेडिंग करने वालों को पनिशमेंट कर दी जाएगी। अगला एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें एक्ट में था कि नेशनल एंथम, फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करने वालों को पनिशमेंट दी जाएगी। और आखिरी एक्ट था हमारा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी अगर कोई व्यक्ति नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पूरी यूनिट खत्म होती है और हमारी पूरी बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको हमने अपने चैनल के ऊपर 3 वीडियोस के अंदर खत्म करवा दिया है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, दिल्ली वाला टीचर।